नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्शन हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। रिप्रोडक्शन हेल्थ या जनन स्वास्थ्य, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज भी हमारे समाज में बात करना या इस बारे में आपस में डिस्कस करना लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। जनन स्वास्थ्य या जिसको हम रिप्रोडक्शन हेल्थ कहते हैं, वास्तव में ये जो विषय है ये युवा वर्ग से जुड़ा हुआ विषय है और युवा वर्ग को इस विषय पर खुल के बात करनी चाहिए अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से। आज के ज़माने में भी हम यह देखते आए हैं कि अगर हेल्थ, रिप्रोडक्शन हेल्थ की अगर हम बात कर दें, जनन की अगर हम बात कर दें, तो उसे लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसा लगता है कि हमने समाज की मर्यादा या समाज की भावनाओं को आहत कर दिया। आज के ज़माने में भी सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लोग उसे अच्छा नहीं समझते, या जो भी इस शब्द का इस्तेमाल करता है ये माना जाता है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके आचरण को लेकर के लोग अपनी अलग अलग विचारधाराएं बना लेते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि आज के समाज में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से आपके क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपके क्राइम केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मेरा मानना है कि व्यक्ति को रिप्रोडक्शन हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जरूर डिस्कस करना चाहिए, जरूर आपस में बातचीत करनी चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, ताकि आप किसी भी कुरीति, किसी भी दुर्भावना या किसी भी गलत सोच के शिकार ना हो पाए। जनन स्वास्थ्य है क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन हेल्थ? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन या जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जनन स्वास्थ्य को लेकर के एक डेफिनेशन दी है। और वो डेफिनेशन क्या है, पहले हम उसे सुन लेते हैं। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से है और जिसके अंतर्गत निम्न पहलू आते हैं: शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक। WHO के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर हम ये कहें कि वो रिप्रोडक्शन हेल्थ के मामले में बिल्कुल फिट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल जनन रूप से स्वस्थ है, केवल उसके जनन अंग ठीक हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो फिजिकली फिट है। ऐसा नहीं है। WHO के अनुसार अगर हम किसी व्यक्ति की रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि वो स्वस्थ है, तो उसके अंतर्गत 4 बिंदु आते हैं। अगर वो इन चारों बिंदुओं में खरा उतरता है, इन चारों बिंदुओं में वो स्वस्थ है, तब हम उसको कंप्लीट हेल्थी पर्सन के रूप में मानते हैं, एक कंप्लीट सामाजिक प्राणी के रूप में हम मानते हैं। अब इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट रखा गया है वो लिखा गया है शारीरिक या फिजिकल, मतलब व्यक्ति फिजिकल रूप से भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक अंग हैं और उन अंगों के माध्यम से ही हम जीवन की समस्त प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करते हैं। चाहे हमारा मस्तिष्क है, चाहे हमारा हृदय है, चाहे हमारे हाथ है, चाहे हमारे पैर हैं, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं और इन सब ही अंगों का स्वस्थ होना आवश्यक है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और इसी के साथ जुड़ा है हमारे शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे शरीर के जनन अंग। आप ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन या जनन जीवन का एक अभिन्न अंग है। जनन, या जिसको दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं सेक्स, क्योंकि सेक्स के बिना जनन संभव नहीं है। तो सेक्स या जनन की जो प्रक्रिया है, ये किसी भी जीवधारी, किसी भी सजीव के जीवन में एक महत्वपूर्ण और एक सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई बहुत अलग प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से कोई जीव जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। आप जानते हैं कि अगर कोई जीवित प्राणी है, अगर वो जनन ना करे, रिप्रोडक्शन ना करे, तो अपने जैसी संतान पैदा नहीं कर सकता, और अगर अपनी जैसी संतान पैदा नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व इस धरती पर समाप्त हो जाएगा।
तो यहाँ यह स्पष्ट WHO ने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति से जो तात्पर्य है उसमें पहला पॉइंट शारीरिक है, मतलब व्यक्ति फिजिकल रूप से मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। वो दिमाग उसका सही हो, उसका हृदय सही हो, उसके फेफड़े सही हो, साथ ही साथ उसके जो जनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, वो भी बिल्कुल फिट होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। और ये क्यों आवश्यक है? ताकि वो उसका जनन स्वास्थ्य, उसका रिप्रोडक्शन हेल्थ जो है वो फिट रहे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर उसका जनन स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वह एक सक्सेसफुल सोशल प्राणी के रूप में इस समाज में जी सकेगा। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट दिया गया वो भावात्मक दिया, इमोशनल। देखिए रिप्रोडक्शन हेल्थ भावात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए, आप जानते हैं कि हमारे समाज में ये जो जनन शब्द है ये भावात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है। जनन हमारे वहाँ ये फ्री नहीं है कि कोई किसी के साथ भी सेक्स करे और उसके बाद संतान उत्पत्ति कर दे। हमारे वहाँ मर्यादाएं हैं, हमारे वहाँ सामाजिकता है, हमारे वहाँ कुछ नियम कानून हैं जिसके अंतर्गत दो परिवार आपस में जुड़ते हैं और उस बंधन को हम कहते हैं विवाह, मैरिज। हमारे समाज में मैरिज एक परंपरा है, विवाह एक परंपरा है, जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों को मौका मिलता है कि वो जनन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर अपनी जाति के नए सदस्यों की उत्पत्ति करें। तो अगर आप देखेंगे तो ये जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत भावात्मक पार्ट है वो इसीलिए है, इमोशनल इसीलिए है क्योंकि जनन के अंतर्गत हमारे समाज में इमोशन से जुड़े हुए हैं, दो परिवारों का मिलन जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उस विवाह से उन दो परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत भावात्मक रूप से भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तीसरा आता है व्यवहारात्मक, बिहेवियर। आप जानते हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति का व्यवहार अगर उचित नहीं है तो वो समाज के लिए घातक है, समाज के लिए नुकसानदेह है। आप रिप्रोडक्शन हेल्थ के अंतर्गत ये तो समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन हेल्थ में आपका शरीर मजबूत होना चाहिए और आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी सक्रिय होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। सेक्स के बारे में बात करना गलत नहीं है क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन आपने देखा होगा कि समाज में कुछ लोग रिप्रोडक्शन या जनन को समझ नहीं पाते और उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो चाहे एक छोटी बच्ची को देखें या एक 60 साल की बुजुर्ग को देखें, उनके दिमाग में सीधे एक ही भावना आती है, सेक्स, रिप्रोडक्शन। और ये जो बिहेवियर है ये अमर्यादित बिहेवियर है, इमैच्योर बिहेवियर है, गलत व्यवहार है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर सामान्य नहीं है, जो सेक्स को या रिप्रोडक्शन को ढंग से नहीं समझ पा रहा है, वो हर किसी को एक ही दृष्टि से देख रहा है, तो उसका बिहेवियर समाज के लिए उचित नहीं है। तो व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि सेक्स हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कुछ मर्यादाओं से बंधा हुआ है। हमें उसी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। तो ये बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यवहार समाज के प्रति उचित होना चाहिए। आपको किसके साथ कैसा एटीट्यूड करना है वो आपको पता होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत अंतिम पॉइंट आता है सामाजिकता या सोशलिटी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सामाजिक जीवन जीते हैं, हम अनेक बंधनों में बंधे हुए हैं और अगर हम सामाजिकता नहीं निभाते तो हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं कहला सकते। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और हम जब तक इन जिम्मेदारियों को, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को व्यवहारिक रूप से नहीं निभाते तब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने छोटों के प्रति। तो ये सब जो है ये एक सामाजिक जीवन है और जब तक हम सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तब तक हम
जनन स्वस्थ हैं, जनन रूप से स्वस्थ हैं, ये कहना भी गलत है। तो WHO की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि अगर हम जनन स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी व्यक्ति के जनन स्वास्थ्य की या रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात करें, तो उसके अंतर्गत हम 4 बातों को ध्यान देते हैं कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, वो व्यक्ति भावात्मक रूप से स्वस्थ हो, वो व्यक्ति व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ हो और व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। और जब इन चारों कसौटियों पे कोई व्यक्ति खरा उतरता है, तब हम उसे मानते हैं कि वो पूरी तरीके से क्या है, हेल्दी है। केवल फिजिकल नहीं, इन चारों पॉइंट्स पे अगर वो व्यक्ति अपने को फिट पाता है, तब हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। एक सामाजिक प्राणी के जनन अंग शारीरिक और कार्यात्मक रूप से सामान्य हो, तभी व्यक्ति सामान्य माना जाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन हेल्थ के अंतर्गत जैसे मैंने अभी आपको ये 4 पॉइंट्स बता दिए, इसी में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सामाजिक प्राणी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनका फिजिकली रूप से और फंक्शनली रूप से सामान्य होना अति आवश्यक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिक प्राणी जो होगा वो जनन क्रिया में प्रतिभाग करके अगली जनरेशन को तैयार करता है, और अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए, जनन करने के लिए उसे सेक्स में प्रतिभाग करना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं क्या हो, फिजिकली भी मजबूत हो और फंक्शनली भी वो कार्य करते हो। तभी वो एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है और अगली पीढ़ी को डेवलप करने में अपना योगदान दे सकता है। तो ये जो भी मैंने आपको पॉइंट समझाए WHO के अनुसार, वो आपकी बात समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ विशेष बातों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे देश में आज भी रिप्रोडक्शन या जनन को लेकर, जैसे मैंने पहले कहा, अनेक कुरीतियाँ हैं, अनेक धर्मांधताएं हैं, अनेक एक हिचक है, एक बोलने में शर्मो हया है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा माना जाता है कि हम जो है आम समाज के बीच में नहीं बोल सकते। पिता अपने पुत्र से इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, बड़े अपने छोटे से डिस्कस नहीं करना चाहते, लोग कटते हैं इन चीज़ों से, और यही आज समाज में हो रहे क्राइम्स का जन्मदाता है, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे गांव में अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है, रक्तस्राव होता है, आर्वत चक्र आता है, तो उसको अपने घर से अलग गाय के गोठ में रख दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो अपवित्र है। जब तक उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता, उसके हाथ का खाना नहीं खाया जाता। आज भी आपने देखा होगा कि अगर किसी किशोरावस्था को नाइटफॉल हो जाए, तो वो नहीं समझ पाता कि ये हो क्या रहा है, और वो ऐसी अवस्था में ये जानने का प्रयास करता है कि मुझे ये पहली बार क्यों हुआ। या लड़की की भी अगर हम बात करें, तो उसे जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो वो नहीं समझ पाती कि मेरे शरीर में अचानक ये क्या हुआ, मैं किससे बात करूं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे किशोर होते हैं, वो गलत साहित्य का इस्तेमाल करते हैं, नेट खोलते हैं। आप जानते हैं नेट में अच्छी जानकारियां भी हैं और गलत जानकारियां भी हैं। तो अगर वो बच्चे गलत जानकारियों को प्राप्त करते हैं, तो निस्संदेह वो आगे की ओर गलत जानकारी को लेके बढ़ेंगे, गलत प्रकृति में पड़ेंगे। अपने शरीर के बारे में, अपने रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं मिलेगी, तो उनका आगे जो भविष्य है वो खतरनाक होगा। मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि एक बार मेरा एक स्टूडेंट था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मुझे नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ईयर की बात है, ये फर्स्ट ईयर में वो बच्चा था, और मेरे चेहरे पे बहुत सारे मुहासे आ गए हैं, दाने आ गए हैं। तो मुझे इसका इलाज मेरे दोस्त ने ये बताया कि मैं अगर चांद के आगे रखा पानी पीऊँगा, चंद्रमा के आगे रखा पानी पीऊँगा, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अब आप सोचिए, उसके बाद उस बच्चे को किसी ने ये कहा कि किसी बंगाली डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खा। डॉक्टर, बंगाली जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसको स्वर्ण भस्म इस टाइप की कुछ दवाइयाँ दी और उसका चेहरा और कुरूप हो गया। अब आप ये सोचिए कि ज्ञान के अभाव में उसने जो उचित समझा, जो उसके अल्प ज्ञान वाले दोस्तों ने उसे बताया, उसने उसे फॉलो किया और अपने शरीर को उसने नुकसान पहुंचाया। तो ये मेरा मानना है कि किशोरावस्था में, वैसे तो सभी अवस्थाओं में हमें जानकारियां होनी चाहिए, लेकिन किशोरावस्था में जब बच्चे
युवा होने की ओर बढ़ते हैं तो उनको अपने जनन स्वास्थ्य के बारे में, अपने जनन अंगों के बारे में, उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी कैसे होगी? ये जानकारी उनको समाज देगा, ये जानकारी उनको माता पिता देंगे, ये जानकारी उनको उनके शिक्षक देंगे, ये जानकारी उनको उनके वयस्क दोस्त देंगे, समझदार दोस्त देंगे। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पूरे विश्व में सबसे पहले एक कार्यक्रम या कहिए एक योजना का आरंभ किया जिसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग, जिसका सबसे पहले जो आरंभ हमारे देश में हुआ 1951 में हुआ। इस प्रकार की कोई भी योजना किसी देश में नहीं थी, सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ भारत में हुआ। और इस परिवार नियोजन नामक जो योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जनन रूप से सक्षम लोग जो जनन करके अगले जनरेशन को डेवलप करने वाले हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको एक सीमित परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाए, किस प्रकार से उन्हें परिवार को स्वस्थ रखना है उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने यह विचार किया कि हमारा फोकस सिर्फ जनन सक्षम वर्ग की ओर नहीं होना चाहिए, अपितु उस बालिका जो भविष्य में अगली जनरेशन को पैदा करेगी, उस बालिका के स्वास्थ्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो जब रिप्रोडक्शन लेवल पे आती है तब तक वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखे, अपने बच्चे को ठीक तरीके से पैदा कर सके। और साथ ही साथ ये भी प्रयास किया गया कि बच्चे के पैदा होने के बाद भी वो उस बच्चे के स्वास्थ्य को मेंटेन रख सके। और इसीलिए अब जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से ये फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन जाना जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले जो प्रोग्राम था वो 1951 में जो लागू हुआ था वो फैमिली प्लानिंग थी, जिसका मेन टारगेट क्या था? जनन सक्षम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ये बनाया गया था। लेकिन अब इस परिवार नियोजन को हम जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा जनन और बाल स्वास्थ्य को सामान्य रखने के लिए अनेक कार्यक्रम, सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। तो पहले परिवार नियोजन था, सीमित था, लेकिन अब यह क्या हो गया? जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हो गया है। अर्थात इसके अंतर्गत हम रिप्रोडक्शन हेल्थ को तो मेंटेन करते ही हैं, मतलब किसी लड़की को या किसी बालक को युवा होने तक स्वस्थ बनाना हमारा मकसद है, और उसके बाद उससे जो संतान पैदा हुई उस संतान की हेल्थ को भी मेंटेन करना इस कार्यक्रम का मकसद है। अब डीपली हम इस मिशन या इस योजना के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इसके एम्स क्या हैं। देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है पोस्टर्स, श्रव्य दृश्य जिसको हम ऑडियो विजुअल कहते हैं, आदि के माध्यम से सरकार द्वारा या एनजीओज द्वारा जनता को जागृत किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में भी बच्चों को स्कूल टाइम पर ही हम फॉलिक एसिड, आयरन की गोलियां देते हैं, हम बच्चों को एंटी वर्मिंग की गोलियां देते हैं। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत किया जा रहा है, ताकि बच्चा युवा होने तक स्वस्थ हो। वो एंटी वर्मिंग, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मिट्टी में पड़ी हुई कोई भी चीज खा लेते हैं, तो उनमें वर्म्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो इसलिए एंटी वर्मिंग, जिसको हम डिवर्मिंग गोलियां कहते हैं, वो दी जाती हैं। बच्चों के शरीर में, बालिकाओं के शरीर में फॉलिक एसिड, आयरन की कमी ना हो, तो क्योंकि उन्हें कल संतानोत्पत्ति करनी है, एक स्वस्थ भविष्य हमारे देश का बनाना है, तो इसलिए आज की डेट में आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों को फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि जो बालिकाएं स्कूल छोड़ दे रही हैं, जल्दी स्कूल छोड़ दे रही हैं गाँव में, तो उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से इस प्रकार की दवाइयाँ दी जा रही हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। अभी आपको ये भी जानकारी होगी कि कई कॉलेजों में और कई शहरों में तो सैनिटरी पैड, फीमेल्स के लिए सैनिटरी पैड फ्री गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, ताकि माफ़ कीजिएगा, ताकि उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान उनको अपने को हाइजीन रखने में सहयोग मिले। अब
ये जो कार्यक्रम सरकार या एनजीओज के द्वारा किए जा रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए पोस्टरों का सहारा लिया जाता है, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल्स का सहारा लिया जाता है। और साथ ही साथ इस काम में माता पिता, उनके शिक्षक, उनके दोस्त, अस्पताल आदि सभी वर्ग, युवा वर्ग को यौन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और समाज में व्याप्त भ्रांतियों का निराकरण करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही इस बारे में बता दिया कि जब बच्चा युवा होता है तो उसमें अनेक ऐसी भ्रांतियां डेवलप हो जाती हैं जो उनके भविष्य के लिए घातक होती हैं। लड़का जो होता है, जब उसकी पहली बार आवाज़ भारी होने लगती है तो उसको ये लगता है कि मुझे क्या हो गया, मेरी आवाज़ ये भारी क्यों हो रही है। उसको कई बच्चों में मैंने ये देखा कि जब, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जब उनके यौन अंगों में परिवर्तन आता है, उनके शरीर में डिस्चार्ज होना शुरू होता है, तो वो ये समझ नहीं पाते कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो वो गलत हाथों में पड़ करके अपने भविष्य को खराब करते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि वो माता पिता के माध्यम से, उनके गुरुजनों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, अस्पतालों के माध्यम से, या जो भी समझदार लोग हैं, जो समझदार लोगों का ग्रुप है, वो युवा वर्ग को यौन संबंधों के बारे में, यौन सेक्स के संबंध में, उनके शरीर के संबंध में आवश्यक जानकारियां दें ताकि बच्चे समाज में फैली हुई भ्रांतियों को एक्सेप्ट ना करें। हम अगर गाँव को ये बताएं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में बालिकाओं को अछूत मान लिया जाता, अलग कर दिया जाता है, तो ये एक भ्रांति है हमारे समाज में। ये जब लोग ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे शरीर का एक सिंपल क्रिया है, प्रतिक्रिया है, ये हर महीने होनी ही होनी है, लेकिन लोग उस समय उसको अशुद्ध मान के शरीर घर से अलग कर देते हैं, अलग जगह रखते हैं, उसके हाथ का खाना नहीं खाते, तो ये भ्रांति ही तो है। तो अगर ज्ञान होगा, जानकारी दी जाएगी, तो निसंदेह इस प्रकार की भ्रांतियों से हम अपने किशोर अवस्था के बच्चों को बाहर निकालने में सफल होंगे, और यही उद्देश्य है इस रिप्रोडक्शन और चाइल्ड हेल्थ केयर का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवा वर्ग को यौन संबंधी बीमारियों जैसे HIV, एड्स, सिफिलिस आदि के विषय में आवश्यक जानकारी दी जाती है। देखिए, आप ये जानते हैं कि जब हमारे समाज में सेक्स के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, हम सेक्स को ऐसा अछूत टॉपिक मानेंगे कि मुंह से निकल गया तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, तो ये कैसे संभव है कि हम अपने बच्चों को यौन संबंधी बीमारियों के बारे में अलर्ट कर सकें। और जब बच्चों को यौन संबंधी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा तो निस्संदेह वो ऐसी बीमारियों के दलदल में फंस सकते हैं। तो ये कार्यक्रम युवा वर्ग को यौन संबंधी बीमारियों के बारे में भी आवश्यक जानकारी देता है। आप जानते हैं अनेक बीमारियां जीवन के लिए घातक हैं। HIV, आपने HIV एड्स के बारे में सुना है, सिफिलिस या गोनेरिया, ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो यौन संबंधों के माध्यम से संक्रमित होती हैं। हमें बच्चों को ये बताना है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इस प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। कंडोम का इस्तेमाल करने से हम इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, ताकि जाने अनजाने कोई भी युवा वर्ग इस प्रकार की बीमारियों से संक्रमित ना हो। इसके माध्यम से विवाह योग्य आयु, गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां, उनके पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के बाद उत्पन्न हुए बच्चे की देखभाल आदि की जानकारी भी दी जाती है। आपने देखा होगा कि आज भी जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। जनरली जो सरकार ने नियम बनाया है उसमें लड़की की आयु मिनिमम 18 साल और लड़के की मिनिमम आयु 21 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही उनका विवाह वैध माना जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ आज भी विवाह बचपन में हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये आम जनता तक मैसेज पहुंचाते हैं कि विवाह योग्य सही आयु क्या है, क्योंकि आप जानते हैं अगर विवाह जल्दी होगा तो जल्दी संतान होगी और निस्संदेह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति डेवलप होगी, जनसंख्या नियंत्रण से बाहर और चली जाएगी। आज ही की डेट में हमारी देश की जनसंख्या बहुत अधिक पहुंच चुकी है। तो ये कार्यक्रम इसलिए आवश्यक है वर्तमान में, ताकि आम जनता को विवाह योग्य जो उचित आयु है उसकी जानकारी हो। आज भी समाज में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें क्या पीना चाहिए, उनके लिए पोषण किस किस भोजन से उन्हें क्या पोषण मिलेगा, किस प्रकार से उनका
जो प्रसव है वो सुरक्षित होगा, इसकी जानकारी नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनता को गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी आवश्यक सावधानियां हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। प्रसव सुरक्षित हाथों से हो, डॉक्टर्स की सलाह से हो, एक ट्रेंड नर्स की सलाह से हो, ये जानकारी देते हैं। और प्रसव के बाद बच्चे को कौन कौन से टीके लगने हैं, बच्चे को पहले BCG का टीका लगना है, उसके बाद 6 महीने बाद कौन सा टीका, 9 महीने बाद कौन सा टीका, 1 साल बाद कौन सा टीका लगना है, बच्चे को 6 महीने तक माता का दूध पीना है, उसके बाद ही बच्चे को अन्न देना है। ये सारी आवश्यक जानकारियां जो एक स्वस्थ बालक के लिए आवश्यक है, ये सारी जानकारियां इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों परिवारों को, आम जनता को दी जाती है। देखिए, साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है कि हम गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने आपको शुरू से बता दिया था कि केवल जनन सक्षम लोग ही नहीं है, इसका उद्देश्य किशोरावस्था से बच्चों को सही राय देना है। तो कंडोम्स या अन्य जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, इनकी जानकारी भी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है, ताकि जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकें, हम जनसंख्या में वृद्धि ना करें। गर्भ निरोधक उपाय ये भी कई धर्मों में इसको उचित नहीं माना जाता, कई धर्म इसका विरोध भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को, आम जनमानस को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि इसका क्या लाभ है, और इन उपायों के माध्यम से हम संक्रमित बीमारियां, यौन संबंधी जो संक्रमित बीमारियां हैं, उनसे भी बच सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बर्थ कंट्रोल को भी एक्टिव कर सकते हैं समाज में। तो ये जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए किशोरावस्था के अंतर्गत भी, कि वास्तव में ये गर्भ निरोधक उपाय क्या हैं। और इसी वजह से NCERT द्वारा इस टॉपिक को, इस लेसन को 12th के सिलेबस में रखा भी गया है कि हम अपने किशोरों को जानकारी दे सके। इसके अलावा इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि एक लिमिट फैमिली, एक सीमित परिवार का महत्व क्या है। ये आप जानते हैं कि अगर परिवार बहुत बड़ा होगा तो उसके अंदर जितने भी सदस्य होंगे उन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करना संभव नहीं है। हम हर बच्चे, अगर 10 बच्चे हो जाए तो हम हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते, हम हर बच्चे को अच्छा पढ़ा नहीं सकते, हम हर बच्चे को अच्छी हवा दे नहीं सकते, उनका रहन सहन को सुधार नहीं सकते, उनको पोषण नहीं दे सकते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया जाता है कि परिवार जो है वो कम हो, छोटे परिवार हों, कम बच्चे हों, और बच्चे जितने कम होंगे उतना ही हम बच्चे को अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। उस परिवार को सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उस परिवार तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये भी समझना आवश्यक है कि छोटा परिवार क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है। साथ ही साथ टीकाकरण की जानकारी दी जाती है। आप जानते हैं चेचक जैसी भयावह बीमारी का उन्मूलन इसी टीकाकरण से संभव हुआ। वर्तमान में पोलियो टीकाकरण चल रहा है, और पोलियो में भी हमारे देश ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है इसी टीकाकरण के माध्यम से। तो टीकाकरण की जानकारी भी इस प्रोग्राम के माध्यम से दी जाती है, ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चे किसी ऐसी बीमारी की चपेट में ना आ जाएं जो उनके कैरियर को, उनके भविष्य को खत्म कर दे। तो टीकाकरण की जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देते हैं। साथ ही साथ अनचाहे गर्भधारण से सचेत किया जाता है। देखिए, फिर वही बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि किशोरावस्था में अधिकतर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, क्या करने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। वो जो देखते हैं, जितना देखते हैं उतना ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ सही है या गलत उसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। आज की डेट में इंटरनेट में अनेक वीडियोज़ उपलब्ध हैं जो कुछ सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। अब किशोरों ने जो देखा उन्होंने उसी को सही माना और अपनी लाइफ में उसको स्वीकार किया, और उसी कारण से कई बार जो हमारी बालिकाएं होती हैं, कम उम्र की बालिकाएं होती हैं, वो गर्भ धारण कर लेती हैं। तो बालिकाओं को विशेष रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना आवश्यक है कि गर्भधारण कैसे होता है, क्या गर्भधारण किस उम्र में हमें करना चाहिए, गर्भधारण करके उसका गर्भपात कराने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से विशेषकर बालिकाओं को सचेत किया जाता है कि वो किसी भी ऐसे प्रक्रिया में
उम्र से पहले प्रतिभाग ना करें जो उनके भविष्य के लिए घातक हो, उनके स्वस्थ शरीर के लिए घातक हो। एक प्रक्रिया है जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब बच्चा माता के गर्भ में होता है भ्रूणावस्था में, तो उसमें कोई गुणसूत्र संबंधी असमानता तो नहीं है, ये पता लगाया जाता है। आप जानते हैं कि कई बच्चे पैदा होने के बाद उनका एक कान कटा होता है, या उनका सर आधा होता है, या उनके होंठ खराब होते हैं, या उनमें कुछ गुणसूत्रीय बीमारियां होती हैं, या उनका एक पैर नहीं होता। तो इस प्रकार की जो असमानताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के तहत जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तभी चेक कर लिया जाता है, और ऐसे बच्चे का गर्भपात करा दिया जाता है ताकि ऐसे बच्चे जन्म ना ले पाए जिनमें इस प्रकार के रोग हों। आप जानते हैं थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, ये अनेक अनुवांशिक बीमारियां हैं जो अगर बच्चे में हों तो बच्चा एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। और एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से इन बीमारियों का पता गर्भ में ही लगा लिया जाता है और ऐसे बच्चे को का गर्भपात कर दिया जाता है ताकि जन्म ये बच्चा ना ले पाए। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इस एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के तहत कुछ डॉक्टर्स के माध्यम से लोगों ने अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान करी, और उसके बाद अगर वो लिंग मादा है तो उसका गर्भपात करा दिया। अर्थात एक अच्छी प्रक्रिया का दुरुपयोग होने लगा, और इसका परिणाम क्या निकला कि कई राज्यों में जो लिंगानुपात है पुरुष और स्त्री के बीच में वो डिसबैलेंस हो गया। पुरुषों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई और जो भ्रूण था, फीमेल भ्रूण था, उसका क्या हो गया, एबॉर्शन हो गया, जिसके कारण से फीमेल्स की संख्या उन स्टेट्स में कम होने लगी। और इसी कारण से सरकार ने इस एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया पर सन 1994 में रोक लगा दी। वर्तमान में ये कानूनन अपराध है। तो ये एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया भी इसी योजना के अंतर्गत होती थी ताकि गर्भ में जब बच्चा पल रहा है तो उसका मेडिकल चेकअप कर लिया जाए। अगर वो स्वस्थ है तो वो जन्म ले, और अगर अस्वस्थ है तो उसको जन्म लेने से रोका जा सके। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जनन अक्षम लोगों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज किया जाता है। देखिए माता और पिता, माँ और पिता, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको हर पुरुष और स्त्री अपने जीवन में सुनना चाहता है। हर व्यक्ति परिपक्व होने के बाद ये चाहता है कि वो पिता बने, हर स्त्री ये चाहती है कि वो माता बने। और शरीर में जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अनेक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अनेक ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक हो सकती हैं अगर समय रहते पता लग जाए, लेकिन लोग उसका इलाज कराने में शर्माते हैं, लोग उसको किसी से डिस्कस करने में शर्माते हैं, और उसका परिणाम यह निकलता है कि वो कई बार शादी विवाह के कई समय तक प्रयास करने के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद भी वो डॉक्टर से या किसी भी परिपक्व व्यक्ति से डिस्कस करने में शर्माते हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो समाज से कटने लगते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी रूप से समाज में निकालते हैं। तो इस कार्यक्रम में ये भी व्यवस्था की गई है कि ऐसे लोग जो जनन अक्षम में हैं या जो संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज किया जाए। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, स्त्रियों की जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद होती है, कई बार पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार की कई माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जो दवाइयों के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन उसका इलाज तभी संभव है जब वो प्रॉब्लम सामने आए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनन अक्षमता का पता लगाकर उसका भी इलाज करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से रिप्रोडक्शन हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त करी होगी। मेरा पुनः आप सबसे ये आग्रह है कि किशोरावस्था से ही बच्चों को सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वो गलत साहित्य, क्योंकि देखिए शरीर में अगर परिवर्तन होगा तो वो किशोर उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा ही करेगा, चाहे सही हाथों से करे चाहे गलत हाथों से करे। सही हाथों से करने पे उनका भविष्य सुरक्षित है, और गलत हाथों से करने पे वो अपना भविष्य खराब भी कर सकते हैं, इस समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भारत सरकार
के माध्यम से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो तो किए ही जा रहे हैं। हम सब लोगों का भी ये दायित्व बनता है, माता पिता का, शिक्षकों का, बड़ों का, कि वो अपनी न्यू जनरेशन को इस टॉपिक पर आवश्यक जानकारियां दें, उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें, ताकि वो किसी भी भ्रांति या किसी भी कुरीति के शिकार ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपने जनन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय की महत्ता को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।